3 बेडरूम का मकान है, कभी कभी 4 बेडरूम का। एक हमारा बेडरूम, एक लड़की के लिए, कल बड़े हो जाएगी, बच्चों के लिए अलग चाहिए। अब हम संयुक्त परिवार में नहीं रह रहे हैं, अब न्यूक्लियर फैमिली का जमाना आ गया है। वही विदेशों वाली बात, थोड़ा सा लड़का बड़ा हुआ, विवाह किया, अलग, परिवार टूट रहे हैं। और टूटती हुई कुटुंब व्यवस्था के चलते भी पर्यावरण पर बोझ आता है, क्योंकि फिर उसके लिए इतने नए मकान। लेकिन नहीं, हमको तो अपनी आवश्यकता तो पूरी हो गई, लेकिन उससे अधिक चाहिए। हमें बड़ा मकान बनाना है, बड़ी कोठी बनानी है। 20 बीघा जमीन नहीं, हमारे पास 250 बीघा जमीन होना चाहिए। हमारे पास बैल से नहीं, हम भी ट्रैक्टर से खेती करेंगे। एक ट्रैक्टर है, उससे काम नहीं बनेगा, हमको भी 3 ट्रैक्टर चाहिए। अब एक मकान से काम नहीं चलेगा, तीनों लड़कों की शादी हो गई, तीनों के लिए अलग अलग मकान चाहिए। एक ही कमरे में रहते थे सब पहले, अब सबके लिए अलग अलग चाहिए। अब उस मकान में कितने रहने वाले हैं? वो 2 और उनके 2, कभी कभी तो उनका एक ही। और 2.5 से 3 लोग रह रहे हैं। अच्छा 4 भी रह रहे हैं तो अब बड़ा वाला लड़का बोले हॉस्टल में पढ़ रहा है, उसका रूम खाली है। घर में कुल 4, पति पत्नी, लड़का लड़की। 3 बेडरूम का मकान है, कभी कभी 4 बेडरूम का। एक हमारा बेडरूम, एक लड़की के लिए, कल बड़े हो जाएगी, बच्चों के लिए अलग चाहिए। एक लड़के के लिए, और एक गेस्ट रूम है, मेहमान आ गए तो उनके लिए। अच्छा लड़का गया हॉस्टल, लड़की बड़ी थी तो शादी करके चली गई ससुराल, अब फिर से हुता हुती 2, वही पति पत्नी। इतने बड़े मकान का मेंटेनेंस। साहब एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं विदेश के एक मैगजीन में, और उसमें ये जो पर्यावरण की आपने बात कही उससे संबंधित एक आर्टिकल था। तो उसमें ये लिखा गया था कि जिस प्रकार से हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और उसके चलते पर्यावरण का जो एक असंतुलन पैदा हुआ है, और उसके चलते पर्यावरण से संबंधित इतने सारे प्रश्न, इतनी सारी समस्याएं, और पूरे विश्व में ये समस्याएं हैं कि आज विश्व की महासत्ताएं इन समस्याओं को लेकर के चिंतित है। उसका कोई एक ही कारण है, तो इतना ही है कि हम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनते हैं। क्या अमेरिका को यह पता नहीं है? तो पेरिस की संधि से बाहर क्यों निकल गया? फ्रांस में, पेरिस में मिलकर के सारे दुनिया के देशों ने जो एक बात पर सहमत होना था, अमेरिका क्यों बाहर निकल गया उससे? डेवलपिंग कंट्रीज कह रहे हैं, विकासशील देश कह रहे हैं कि हमारे पर ज्यादा बैंड नहीं लगाया जाए, हमको तो अभी बहुत यात्रा करनी है, अभी हम तो गरीब हैं, हमें विकास करना। जो विकसित देश है वो थोड़ा बलिदान दें, वो थोड़ा त्याग करें। न विकसित देशों को अपनी इकोनॉमी को वीक होने देना है। विकासशील देशों को अपना स्वार्थ है, अविकसित देश का अपना संघर्ष। और कुल मिलाकर कारण इतना ही है कि इस धरती पर रहने वाला मनुष्य अपनी आवश्यकताओं से भी बहुत अधिक चाहता है। वैराग्य का अभाव, वासनाएं। और याद रहे कि आवश्यकता तो तुम्हारी पूरी हो जाएगी, कुदरत ने ऐसी व्यवस्था करी है।
अस्तित्व की ऐसी व्यवस्था है, आवश्यकता किसी की भी अधूरी नहीं रहती, लेकिन इच्छाएं तुम्हारी सब पूरी नहीं होगी। माता प्रकृति भी तुम्हारी सब इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकती, और इच्छाएं दुखी कर रही है। और इन इच्छाओं के चलते इंसान जो कुछ कर रहा है, उसके कारण जो आवश्यकता है वो भी मिलने में तकलीफ होगी। पानी आवश्यक है, पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। भारत के कई प्रांतों में अभी से, अरे मार्च के महीने से ही पानी की समस्या शुरू हो जाती। पानी आवश्यक है। कुदरत ने यह सब उपलब्ध कराया था। पानी, पवन, प्रकाश, पृथ्वी, तुम्हें धारण करने के लिए पृथ्वी, धरती तुम्हें उपलब्ध कराया गया। उसी धरती से तुम्हें अन्न मिलता है, फल मिलता है। जीवन जीने के लिए जल आवश्यक है, तो जल परमात्मा बरसाता है, प्रकृति तुम्हें उपलब्ध कराती है। जल बरसा, नदियों में बहा, तुम्हारे खेतों को उस वर्षा ने सींचा, और हम प्रकृति से ज्यादा दोहन कर रहे हैं। दोहन करें तब भी ठीक है, अब तो शोषण कर रहे हैं। कथा आएगी भागवत में, पृथु चरित्र है, और किस प्रकार भगवान पृथु गो रूप धारणी पृथ्वी के दोहन के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। शोषण मत करो। गाय है तो दोनों बात, एक तो गाय को माता मानो। हम गाय को माता मानने वाले, गाय में सभी देवताओं का वास है ऐसी श्रद्धा रखने वाले, गाय को चारा खिलाने वाले, और फिर गाय का आदर पूर्वक दोहन करने वाले लोग हैं। तो वहां पृथु चरित्र में यह आया है कि पृथ्वी गाय का रूप बनाया, तो पृथ्वी का भी आदर करो। हमारे ऋषियों ने हमको यह सिखाया है, जब सुबह में आप जागृत होते हो, उठते हो नींद से, तो फिर बिस्तर के नीचे पांव रखने से पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करो। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। समुद्र वसने देवी, हे पृथ्वी माता, ये समुद्र तुम्हारा वसन है, वस्त्र। समुद्र वाली साड़ी तुमने ओढ़ी। पर्वत स्तन मंडले, ये पर्वत जो है वो तुम्हारे स्तन हैं। जैसे मां के स्तन से दूध की धारा बहती है, उसी प्रकार पर्वतों से नदियों की धारा बहती है। ये नदियां हमारे खेतों को सींचती है। गायों को दोहा जाता है तो गाय का दूध पहुंचाया जाता है। जिनके पास गाय नहीं, उनको भी पहुंचाया जाता है। ग्वारिये दूध बेचते हैं, घर घर तक दूध पहुंचता है। लेकिन गाय का जो बछड़ा है वो तो गाय के थन से लगा हुआ, वो गाय का दूध पीता है। पर्वतों से निकलने वाली नदियों की धारा पूरे भारतवर्ष में फैलती है। कहीं गंगा बह रही है, कहीं सरस्वती है, कहीं यमुना है, कहीं नर्मदा है, कहीं और नदी, कोई और नहीं, कहीं और नदी। ये धारा बह रही है पर्वतों से, सबकी प्यास बुझा रही है, खेतों को सींच रही है। लेकिन कुछ कुछ जो लाडले होते हैं, वत्स बछड़े जैसे,
वे क्या करते, बोले वो पर्वत में ही चले जाते हैं, वहां आश्रम बना करके फिर वहां रहते हैं, वहां ध्यान भजन करते हैं। वो तो मां के थन से सीधे ही लगे हुए बछड़े, भगवान के प्यारे ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे साधक। अभी हम गंगोत्री में थे तो वहां हिमालय में गुफाओं में रह करके भजन करने वाले अनेक महात्मा हैं। ये वाली कथा के दरमियान ही हम अनेक जगह गए, गुफाओं में रह करके भजन करने वाले महात्माओं का दर्शन करने जाते, प्रणाम करते। वो चाय पिलाते, वे कुछ प्रसाद देते। 12 महीना जब बर्फ गिरे तो ठंडी के दिनों में भी वे वहीं रहते हैं, भजन करते हैं। पृथ्वी गो रूप धारिणी है। पृथ्वी ने जब रूप धारण किया तो गाय का ही रूप धारण किया। देखो एक महात्मा, जब जब पृथ्वी पर पापों का भार बढ़ा और पापों का बोझा सहन नहीं हुआ तो पृथ्वी गाय का रूप बना करके ब्रह्मादि देवताओं के पास गई और कहा कि मेरे से ये बोझा सहन नहीं होता। और ब्रह्मादि देवता गो रूप धारणी पृथ्वी को लेकर के भगवान के पास जाते हैं। ये बात रामायण में भी ये कथा है और भागवत में भी यही कथा है। गौर भूत्वा अश्रुमुखी खिन्ना, गाय का रूप बनाकर रोती हुई दुखी पृथ्वी देवताओं के पास गई। पृथ्वी जब रूप बनाती है तो गाय का बनाती है। गाय गरीब है, स्वभाव से। गाय देवी है, गाय सत्व की मूर्ति है। गाय में सभी देवताओं का वास है। बस उसी प्रकार यह पृथ्वी देवी है, बड़ी दयालु है, गरीब है। कोई तेल निकाल लेता है, किसी को सोना निकालना है, किसी को चांदी निकालना है, किसी को कोयला निकालना है, किसी को हीरे निकालने, और पृथ्वी को खोद 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 कर माइनिंग हो रही है। अच्छा है, पृथ्वी देगी, कामधेनु गाय है वो, जिसको जो चाहिए सबकी मांग को मां धरणी पूरा करती है। अफ्रीका में हम गोल्ड माइन में गए थे, सोने की खदान में। यहां धनबाद में भी हम कोयले की खदान में गए थे और नीचे कितना फुट नीचे, बहुत ज्यादा ही नीचे गए थे अपने। और फिर वहां नीचे जाकर के वहां काम करने वाले श्रमिकों के साथ बैठ करके सत्संग किया। तो हमने पाताल में भी सत्संग किया उन लोगों के साथ बैठ करके हनुमान चालीसा, क्योंकि उन्होंने नीचे सब वहाँ चित्र सब लगा के रखे थे। आप लोगों में से जो गए होंगे पता ही होगा, नीचे तो फिर फर्स्ट एड के छोटा सा दवाखाना भी होता है, वहाँ रेस्टोरेंट भी होता है, उनके लिए सारी व्यवस्था होती है अंदर। नीचे एक शहर बसा हुआ अंडरग्राउंड। पृथ्वी अपनी सतह पर भी तुमको देती है, बाजरा चाहिए बाजरे की खेती करो, गेहूं चाहिए उसकी खेती करो, बीन्स चाहिए उसकी खेती करो, सब्जियां चाहिए, फल चाहिए। मां जिस प्रकार अपने भूखे बच्चे को वो जो खाना चाहता है वो पका कर देती है, पृथ्वी माता भी हमें सब कुछ देती है। कई लोगों को तो तंबाकू खानी है तो तंबाकू की खेती करते, पृथ्वी से वो भी लेते हैं।
कई लोगों को गांजा पीना है, वो भी पृथ्वी से ही प्राप्त करते हैं। कई लोग पृथ्वी से ही बने पदार्थों से शराब बनाते हैं, फिर वो पी करके नशे में धूत पड़े रहते हैं, बिगड़ेल बच्चे। लेकिन मिलता तो सब पृथ्वी से ही है ना। पृथ्वी कामधेनु, तुम जो चाहो तुम्हें मिलेगा। लेकिन क्या चाहना, वो कितना चाहना, आवश्यकता से अधिक, और बस शोषण करते ही रहो, शोषण करते ही रहो। नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए और फिर और हमको 3-3 क्रॉप लेने हैं ताकि और पैसे कमाने हैं। 1 कोठी है 3 कोठी बनानी है, 1 ट्रैक्टर है 3 ट्रैक्टर चाहिए। और कमाए हुए पैसे करते क्या है? बैंक में रखते हैं। मैं साउथ अफ्रीका गया तो सोने की खदान देखने गया, तो बोले यहाँ सोना बहुत निकलता है। हमने सहज ही पूछा कि ये सोना फिर यहाँ से कहाँ जाता है? बोले अमेरिका जाता है। अमेरिका से फिर पूरे विश्व में जाता है वैसे, लेकिन अमेरिका जाता है। मैंने कहा अमेरिका में क्या करते हैं? बोले वो जमीन के नीचे संभाल के रखते हैं। मैंने कहा यहाँ जमीन में तो था, यहाँ से निकाला और वहां ले गए और फिर बोले वहां नीचे जमीन में संभाल के रखते हैं। स्विट्जरलैंड जैसे देशों में बड़े बड़े बैंक्स और अंडरग्राउंड सारे उनके होते हैं, तोशाखाना, वहां सोने की ईंटें वहां संभाल के रखते हैं, ऐसा मैंने सुना। तो यहां गड्ढा किया, सोना निकाला, उसको तैयार करके वो सोना अलग कर दिया और सोना निकाला, और फिर वहां दूसरा गड्ढा करके बोले उसमें सुरक्षित रखा। पुराने जमाने में जब बैंक वगैरह नहीं होते थे तो गांव में इसी तरह घर में कहीं ना कहीं गड्ढा करके अपने गहने और अपना धन वहां गाड़ के ही रखते थे ना बड़े बूढ़े, कि कोई चोर चोरी ना कर ले। अंत में रह तो जाएगा पृथ्वी पर ही, पृथ्वी से निकाला, पृथ्वी में ही रहेगा, कुछ साथ लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन अपनी अदम्य वासनाओं के चलते हम जिस प्रकार से प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, दोहन भी नहीं अब शोषण करने पर उतर आए हैं, तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ना ही है।